लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव 1 स्टार्ट कर रखा था। चलिए अब नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और कोशिश करते हैं इसको कुछ ही टाइम में कंप्लीट करने की। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन 11। कंसिडर द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, जो किरचॉफ जंक्शन लॉ है, फॉलो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और किरचॉफ्स लूप ला, फॉलो फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दोनों सही है। देखो किरचॉफ्स के हमने दो लॉ पढ़े थे, एक तो करंट के बारे में था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इनकमिंग करंट है वो, ये आउटगोइंग करंट होगा। और दूसरा लूप है, जो वो पोटेंशियल पे है, तो फॉलो फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आप रिलेशन से दोनों को देख सकते हो। देखो फर्स्ट लॉ था इनकमिंग करंट, जो इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट था वही आउटगोइंग था, ठीक है। और दूसरे में क्या था, हम वोल्टेज के लिए लूप इक्वेशन लगाते थे, तो वो क्या होती थी, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यार आप देख सकते हो ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। लेंथ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, देख सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, इसमें हो सकता है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन इसका आंसर होगा ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो आंसर लिख सकते हैं हम, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। टू नॉन आइडल बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो नॉन आइडल बैटरी है जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे रही है, इसके हिसाब से बताओ द इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा इज लार्जर देन आइदर ऑफ द टू ईएमएफ। देखो क्या होगा, जो ईएमएफ है वो डिवाइड किस में होगी, सीरीज में क्या होगा, दोनों पार्ट में डिवाइड होगी। तो हमारा क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, क्वेश्चन 12 है ये, क्वेश्चन 12, ठीक है। तो ईएमएफ कितनी होगी, ईएमएफ जो होगी डिवाइड होगी, ईएमएफ 1 पे होगी, कुछ ईएमएफ 2 पे होगी। तो दोनों क्या होगी, ईएमएफ दैट्स विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। चलिए ये स्टेटमेंट होगी। और दूसरा क्या कह रहे हैं, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या होगा, स्मॉलर होगा, नहीं हो सकता, देख सकते हो आप हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ना, जो ईएमएफ वाला, वो करेक्ट है और बी हमारा गलत है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा इसका, आंसर हो गया हमारा बी। तो आंसर हो गया इसका बी। देखो स्टेटमेंट को देखना, कौन सी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट, जैसे पहली स्टेटमेंट थी उसके लिए इक्वेशन लिख लो क्या बनेगी। थोड़ी ब्लर हो रही है वीडियो, ठीक है। देखो पहली स्टेटमेंट के लिए जो इक्वेशन थी वो लिख लो, दूसरी के लिए क्या स्टेटमेंट बन रही है वो लिख लो। दोनों को देख लो, क्रॉस चेक कर लो कि हमारी जो इसने क्वेश्चन में बोला है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। बस इतना ही करना है। ये था क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, अब देखो, अब तू वही दो नॉन आइडल बैटरी है, नहीं 13 ना, 13 है। टू नॉन आइडल बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या कर दिया, अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में क्या होता है, ईएमएफ सेम होती है, ठीक है। तो ईएमएफ क्या आएगी, सेम रहेगी। पैरेलल में ईएमएफ ई अगर है तो वो सेम रहेगी, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब स्मॉल नहीं हो सकती। इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ स्मॉलर नहीं हो सकती, ये गलत है।
दूसरा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर, हाँ, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, स्मॉल होगी क्योंकि फ्रैक्शन में 1/R होगा ना, वैसे निकालोगे। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है और ए गलत है, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन को देखना है अपने आप कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। बड़े इजी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। 14 देखो, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी स्मॉलर, जो नेट रेजिस्टेंस है एमीटर का शुड बी स्मॉलर टू इंश्योर दैट। देखो रेजिस्टेंस में एमीटर में स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों रखा जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। हमारा देखो V क्या होता है, ओम्स लॉ को देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें क्या चाहिए, एमीटर करंट को मेजर करता है, करंट करेक्ट चाहिए, तो करंट किसके इक्वल होता है, V अपॉन में R। अगर R रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा, अगर रेजिस्टेंस हमने ग्रेटर कर दिया, देखो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, करंट क्या आएगा, कम आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम होगा तो करंट हमारा ज़्यादा आएगा, मतलब परफेक्शन के ज़्यादा चांस हो गए, तो इसलिए आर क्या होगा, कम होगा। तो इट डज नॉट एप्रिशिएटली चेंज द करंट टू बी मेजर्ड, यह करंट की वैल्यू को चेंज ना करे, तो आंसर डी आएगा, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 15 देखो फटाफट। कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ ना आए ना तो कमेंट में बता देना, उसको कंप्लीटली थोड़ा और एक्सप्लेन करके चीज़ों को बता देंगे। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी लार्ज, वोल्ट मीटर में हमें क्या मेजर करना, वोल्टेज मेजर करनी है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर ये जब परफेक्ट कब आएगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी होगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा इट डज नॉट एप्रिशिएट चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, इसलिए लार्ज होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी लार्ज टू इंश्योर दैट इट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड, तो आंसर होगा इसका भी डी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आई है तो बता देना कोई भी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 15 तक हो गया, क्वेश्चन 16 देखते हैं फटाफट से और ऑब्जेक्टिव 1 को खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन 61 में क्या है, कंसीडर कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट, लेट Q1 बी द चार्जिंग सर्किट है, तो Q1 बी द चार्ज गिवन टू कैपेसिटर, तो हमें चार्ज निकालना है। चार्जिंग के लिए Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q नोट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का T बाई आर सी, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब ये बोला है Q1 और Q2 के लिए हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए Q1 की इक्वेशन आ गई हमारे पास, सी वी स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का T बाई आर सी। दूसरे की बात करें तो Q2 सी वी स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का T बाई आर सी। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, दोनों को डिवाइड करके हम दोनों को चेक कर सकते हैं Q1 में से और Q2 से कौन सा ग्रेटर होगा। ठीक है, और टाइम के लिए क्या करेंगे, Q1 और Q2 10-10 दे रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसमें देख लेंगे। तो मतलब इस रिलेशन को सोल्व करना है, इस टाइप के हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफ़ी किए हैं। ठीक है, तो इसको अपने आप करना, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, और कुछ समझ ना आए तो कमेंट में बता देना। जैसे पहले के लिए तो आप Q1 Q2 के लिए निकालोगे, दूसरे में क्या बोलेगा, इसी के दूसरे पार्ट में कि हमने चार्ज दे दिया 10 माइक्रो कुलाम, इसके लिए 10 माइक्रो कुलाम, इसके लिए टाइम T1 है और एक के लिए T2 है, T1 T2 रख लो और इसको सोल्व कर लो, बस डिवाइड करके इक्वेशन को डिवाइड कर लो और सोल्व कर लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते दोनों इक्वेशन को सोल्व सिंप्लीफाई कर लो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 16। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 2 पे। ऑब्जेक्टिव 1 के लगभग क्वेश्चन मैंने बता दिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
electrons are emitted by a hot filament and are accelerated by an electric field as shown in figure 32 Q1. The two stop at the left ensure that the electron beam has a uniform cross section. तो देखो 32Q1 फिगर आप बुक से चेक कर सकते हो, ये वाला जो डायग्राम होगा, ठीक है। जब आप इसको देख रहे हो ना, इसको देखते हो, तो ये क्या कह रहा है, जो स्पीड है किस कौन से ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर, कौन से इलेक्ट्रॉन की मोर होगी, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। देखो कोई चीज़ है उबल के ऊपर जा रही है, मान लो मैं गैस पे पानी उबालता हूँ, तो नीचे वाला जो हीट के कारण और एक ऊपर वाले की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर होगा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर एट बी देन एट ए की तुलना में बी पे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपोजिट है, ठीक है। देख सकते हो आप रिलेशन को, E इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, चेक कर सकते हो आप बुक से। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ से अगर देखें तो पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो उसकी पोटेंशियल, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ रहा है, आप देखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड फिगर में, देखो इधर बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एट ए ज़्यादा होगा पोटेंशियल एट बी से, ठीक है। अब पोटेंशियल एट ए क्या होगा, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू माइनस का ई वी ए, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी बी पे कितनी होगी, माइनस का ई वी बी, यही होगी। तो यहाँ से एनर्जी को आप कंपेयर करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे जो कम वाली है वो ज़्यादा होगी, तो यू ए ग्रेटर होगा यू बी से, तो यू ए ग्रेटर होगा यू बी से, ठीक है। तो आंसर होगा ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो कुछ भी नहीं है, आप रिलेशन को लिखो अपने अकॉर्डिंग और उस रिलेशन से आप कंपेयर करो चीज़ों को, बस ऑब्जेक्टिव में इतना ही करना आपको, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, देखो ए कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एट टी इज इक्वल टू कंसिडर अ पॉइंट ए इन द कनेक्टिंग वायर एंड अ पॉइंट बी इन बिटवीन द प्लेट। देखो कैपेसिटर है जिसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, कनेक्ट टू अ बैटरी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है, तो उसमें देखो कनेक्ट किया, तो कंसिडर अ पॉइंट ए इन द कनेक्टिंग वायर, वायर से था तो उसमें करंट होगा, हाँ बैटरी से कनेक्ट है, एंड अ पॉइंट बी इन बिटवीन द प्लेट, जो बिटवीन प्लेट है तो उस पर कितना होगा, तो देर इज नो करंट थ्रो ए, देर इज नो करंट थ्रो बी, देर इज अ करंट थ्रो ए एज लॉन्ग एज द चार्जिंग इज नॉट कंप्लीट। हाँ, तो जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक बैटरी क्या, जब तक हमारे पास नो करंट थ्रो बी, इनिशियली तो करंट था ही नहीं, जब टाइम जब जीरो था बैटरी से कनेक्ट था, तो जैसे ही चार्ज होने लगेगा तो देर इज अ करंट थ्रो ए पे करंट होगा एज लॉन्ग एज द चार्जिंग इज नॉट कंप्लीट, जब तक चार्ज कंप्लीट नहीं होगा। देर इज करंट थ्रो बी एज लॉन्ग एज द चार्जिंग इज नॉट कंप्लीट, नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, सी और बी और सी हमारे आंसर होंगे इसके, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। देखो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव को थोड़ा इतना सीरियसली नहीं करवाता, थोड़ा आप इस चीज़ों को थोड़ा सोचो, मैं थोड़ा बहुत बस आइडिया ही देता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ एक क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं अदरवाइज़ आप अपने आप करो ऑब्जेक्टिव को, थोड़ा माइंड लगाओ और ना समझ में आए तो पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थ्री देखो। सेकंड में देखो कुछ नहीं था, कंसीडर किया था एक पॉइंट है ए कनेक्ट कर दिया वायर से और वो बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट बी इन बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में है, जब टाइम जब जीरो था बैटरी से कोई चार्ज ही फ्लो नहीं किया स्टार्टिंग में कनेक्ट ही नहीं था, तो बी पे जीरो था, देयर इज नो करंट थ्रो बी,
बिल्कुल। ए बैटरी से कनेक्ट था, करंट है, कब तक रहेगा, जब तक वो फुली चार्ज नहीं हो जाता, उसके बाद तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, तो ए पे जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जब तक कंप्लीटली चार्ज नहीं हो जाता करंट होगा ए पे, और बी पे इनिशियली जीरो था। ठीक है, ये था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हेन नो करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, जब करंट व्हेन नो करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, जब कंडक्टर से कोई करंट पास नहीं कर रहा, क्या हो सकता है? हम्म तो द फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो, नहीं। द एवरेज वेलोसिटी जो होगी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी मतलब एक दूसरे के फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अलग है, तो जो उनकी एवरेज निकालेंगे ना वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन का ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, वो जीरो के इक्वल है, ये हो सकता है। द एवरेज जो होगा, एवरेज की बात है, ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इज एट इंस्टेंट इज जीरो। हाँ, क्योंकि एवरेज स्पीड स्पीड नहीं, डायरेक्शन की भी बात करेंगे, उनकी जो मूवमेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, कंडक्टर है, कोई इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, कोई इधर, तो एवरेज वेलोसिटी की बात होती है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो, या फिर इंस्टेंट इज जीरो। ठीक है, सी और डी इसके आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी डू नॉट चेंज व्हेन अ रेजिस्टर कनेक्ट टू अ बैटरी इज हीट ड्यू टू, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी? नंबर नहीं चेंज होंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी डिपेंड करती है, तो इसलिए ये चेंज चेंज हो जाएंगी, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे। तो क्वेश्चन 4 का होगा आंसर डी। क्वेश्चन 4 का आंसर आएगा डी। ठीक है, 5 देखो, चलो 5 को थोड़ा बता देते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं? एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज, द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी। तो उनका रेशियो क्या होगा? देखो रेशियो, सबसे पहले रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा। तो ये क्या होगा? रो बाय सिग्मा। रेशियो बताना है ना रो बाय सिग्मा का, तो रो बाय सिग्मा का रेशियो क्या होगा? तो रो सिग्मा क्या होता है? 1/रो। तो ये क्या होगा? यहाँ से देखें तो रो स्केयर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेशियो भी यहाँ से देखो, रो इंटू रो हो गया, तो इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट में इंक्रीज और डिक्रीज क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन 5 का ए। देखो रिलेशन, मैंने कई बार रिलेशन बता देता हूँ, या थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, रिलेशन नहीं बताता, तो कुछ चीज़ें आप अपने आप सोचो इनमें। ठीक है, देखो आप रिलेशन से आप देख सकते हो क्या हो रहा है, और आप कमेंट कर सकते हो इसके आंसर के बारे में। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं? अ करंट pass through a wire of non uniform क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पे क्या चीज़ डिपेंड नहीं करती? तो देखो सबसे पहले चार्ज, क्रॉस सेक्शन क्रॉसिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल, या ड्रिफ्ट स्पीड, करंट डेंसिटी, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो हमें पता है जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है और करंट डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट की डेंसिटी वो एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो चार्ज जो क्रॉस होता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है क्रॉस सेक्शन की। तो आंसर हो गया ए और डी। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुछ, जिसके लिए आपको थ्योरी का पता हो, थोड़ा आइडिया हो अच्छे से, क्या रिलेशन किससे, क्या रिलेशन हमें आता है, कहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं, तो उनसे रिलेट करके आप इन क्वेश्चनों के आंसर का जवाब दे पाओगे। इसलिए इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, उसको मैं कंप्लीटली थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को मैं थोड़ा इतना सीरियस लेता नहीं यहाँ पे करवाने में। अगर आपको कोई डाउट है किसी को तो आप क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए 7th देखते हैं। क्वेश्चन 7,
तो मार्क आउट द एन एमीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, यस। शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस, नो। अगला है ए वोल्ट मीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, नहीं, इसमें लार्ज था। तो ये हो गया डी ऑप्शन हो गया एक तो हमारा, और एक ए ऑप्शन हो गया। तो हमारा इसका आंसर आ गया ए और डी, सेवन्थ का ए और डी। ऑब्जेक्टिव 1 में किया था हमने, ठीक है, या हमने कई क्वेश्चनों में भी किया पीछे, एमीटर वगैरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो पता है क्या, उन कंसेप्ट को माइंड में रखो बस, और क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के जवाब दे दो बस। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं दो, कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़े घुमा दें, लेकिन बाकी तो सिमिलर क्वेश्चन से होते हैं, आप जवाब दे सकते हो इनका, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है, देखो क्वेश्चन 8 में भी कुछ नहीं है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दे रही है, कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रो ए 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कितना चार्ज स्टोर होगा, निकाल सकते हो। देखो 8th और 9th दो क्वेश्चन है, ठीक है, 8th और 9th कुछ भी नहीं है। 9th क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव 1 है ना, उसके सेम एज इट इज़ है, ठीक है। ऑप्शन आपको लगे थोड़े डिफरेंट है, लेकिन उसी की तरह है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। C1 और C2 कंपैरिजन निकालना है, कौन सा ग्रेटर होगा, जहाँ जैसे वहाँ चार्ज का कर रहे थे और टाइम का कर रहे थे, तो यहाँ C1 C2 का और T1 T2 का, ठीक है, निकाल लोगे इसको। और दूसरा है ये क्वेश्चन 8 है, उसमें भी एज इट इज़ 5 के लिए निकालो, 50 500 इनके सब के लिए निकालो, इन आपस में कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है, इतना काफ़ी है, थोड़ा हिंट मिल गया लगभग क्वेश्चनों में। और ऑब्जेक्टिव के किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए, ना सोल्व हो, तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करवाऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस चैप्टर में काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा ही। चलिए ठीक है, इसके किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में बता देना, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ले लेंगे हम, ठीक है, एज ए डाउट, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।